भारत में अंग्रेजी शिक्षा को सरकारी समर्थन का युग 7 मार्च 1835 से शुरू हो गया और इस युग की छाप अभी भी बाकी है। मैकाले का यह गहरा विश्वास था कि प्राचीन काल में मिस्र, भारत या ग्रीस की संस्कृतियां कितनी भी महान रही हों, आज के युग में पाश्चात्य ज्ञान व अंग्रेजी भाषा से बढ़कर कुछ नहीं है। उसका मानना था कि अंग्रेजी शासन का यह कर्तव्य है कि वो संस्कृत व अरबी आधारित दकियानूसी शिक्षा को हटाकर लोगों तक अंग्रेजी भाषा व पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान पहुंचाए। मैकाले ने अंग्रेजी की पैरवी करते हुए कहा था कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी पैसा किस बात पर खर्च किया जाए, इस बात पर कि बच्चों को संस्कृत व फारसी पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाए और फिर वही बच्चे सरकार के पास संस्कृत व फारसी में नौकरी मांगने चले आए। मैकाले के सबसे कटु आलोचकों में से एक अनिल सदगोपाल मैकाले की चार मुख्य बातों को रेखांकित करते हैं। पहली, मैकाले ने भारत की सभी भाषाओं को बोलियों का दर्जा दे दिया और ये घोषित कर दिया कि उनमें से ना तो किसी में कोई गंभीर साहित्य या विज्ञान है और न ही भविष्य में हो सकता है। अंग्रेजी विकसित भाषा है, उसी में शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी, यदि एशिया, भारत व अरबी साहित्य की ज्ञान विज्ञान की सभी पुस्तकों को एकत्रित कर लिया जाए तो भी यूरोपीय साहित्य की केवल एक अलमारी उन पर भारी पड़ेगी। तीसरी, नौकरी के लिए अंग्रेजी आवश्यक है। चौथी बात, संसाधनों की। उस वक्त भी मैकाले का तर्क यही था कि सभी भारतीयों को शिक्षा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा पर लिखते हैं कि लाखों लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान देना उन्हें गुलाम बनाना है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद रखी उसने हमें गुलाम बना लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी ऐसी कोई मंशा थी, लेकिन नतीजा यही निकला। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके हमने देश को गुलाम बना लिया है। इसके लिए मैं अंग्रेजों को दोष दूं अथवा स्वयं को, हम अंग्रेजी जानने वाले लोगों ने ही भारत को गुलाम बनाया है। देश का श्राप अंग्रेजों को नहीं वरन हमें ही लगेगा। हम सभ्यता की बीमारी से इस कदर ग्रसित हैं कि हम अंग्रेजी शिक्षा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। हमारी अपनी सभ्यता में स्वाभाविक तौर पर प्रगति, फिसलन, सुधार व प्रतिक्रिया होगी, किंतु एक प्रयास जरूरी है और वो पश्चिमी सभ्यता को बाहर खदेड़ने का है। बाकी सब फिर अपने आप हो जाएगा। महात्मा फुले ने कहा था कि जो प्राथमिक विद्यालय में देख रहा हूं वो कतई ठीक नहीं है भारत के लिए। उनसे ना तो कोई उपयोगी ज्ञान मिलता है और ना ही कोई व्यवहारिक ज्ञान, जिसको प्राप्त करके हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। ये जो शिक्षा देने की पूरी मशीनरी खड़ी कर दी गई है, ये केवल नौकरी दे रही है। उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। वो आगे एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि हमें तो ऐसे शिक्षक चाहिए जो अपने हाथों में हल पकड़ सकें या बढ़ई या सुधार की आरी को अपने हाथों में पकड़कर इस्तेमाल कर सकें। उनमें यह भी क्षमता हो कि वो समाज के सबसे निचले तबकों के साथ दोस्ती कर सकें, इज्जत के साथ उनसे मिलजुल सकें। महात्मा फूले ने यह भी कहा था कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसी पाठचर्या बनाए जो खेती से जुड़ी हुई हो, श्रम आधारित हो और कुछ उपयोगी कलाओं को भी सिखा दे जो हमारे बच्चों का नैतिक उत्थान करें। ये बहुत जरूरी है। मैं बात जरूर प्राथमिक विद्यालयों की कर रहा हूं, पर मैं ये बात साफ करना चाहता हूं कि हमारी मांग केवल अच्छे प्राथमिक विद्यालयों की नहीं है, हमारी मांग अच्छी उच्च शिक्षा की भी है। ये मनुष्य का निराला मनोविज्ञान ही है कि वो हर उस वस्तु या कार्य को उच्च श्रेणी का मानता है जिसे वो व्यक्ति या समूह उपयोग करता है जिसने उसे गुलाम बनाया था। यही हमारी कलुषित मानसिकता है जो हमें अंग्रेजी का मूर्खतापूर्ण दीवाना बनाती है। कोट पैंट, जीन्स स्कर्ट के लिए इसीलिए हम दीवाने हैं क्योंकि ये अंग्रेजों के पहनावे हैं। अक्सर गुलामों के दिल में होती है चाह आजाद होकर अपने आका की तरह बन जाने की। भाषा में, भेष में, रूप रंग में और चाल ढाल में बनना चाहता है वो भी उसके आका जैसा। हाड़ तोड़ मेहनत का, कमाई का, बचत और पूंजी का ज्यादातर हिस्सा वो लगा देता है इसी काम में। अपने बच्चों को भी वो बना देना चाहता है अपने आका जैसा ही हर मुमकिन तरीके से। अक्सर गुलामों का शरीर आजाद हो जाता है लेकिन रहती है उसकी आत्मा उसके आका की कैद में हमेशा के लिए।
ब्रिटेन, अमेरिका, अरब देश, चीन, फ्रांस और स्पेन अपनी भाषाओं के विकास पर भारी निवेश करते हैं, लेकिन हमारा देश इसका महत्व ही नहीं समझता। कुछ प्रयास होते भी हैं तो वो भी स्थानीय भाषाओं के लिए नहीं किए जाते, इसलिए पूरा देश उसका समर्थन नहीं करता। हमारा ध्येय स्थानीय भाषाओं के विकास पर होना चाहिए। दक्षिण एवं पूर्व में यदि हिंदी जबरन थोपी जाएगी तो निश्चित ही वो उसका विरोध करेंगे। देश में हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। ये 52.8 करोड़ लोगों यानी देश की 43.6% आबादी की मातृभाषा है। भौगोलिक स्थिति में हिंदी जानने वाले देश के आधे से ज्यादा क्षेत्र में रहते हैं। करीब 13.9 करोड़ भारतीयों की हिंदी दूसरी भाषा है। ये इसे 55% आबादी की मातृभाषा या दूसरी भाषा बनाती है। हर जनगणना में हिंदी भाषियों का हिस्सा बढ़ता रहा है। 1971 से 2011 के बीच हिंदी भाषी 20.2 करोड़ से बढ़कर 52.8 करोड़ हो गए, यानी 40 साल में हिंदी बोलने वाले 161% बढ़े। बांग्ला 1971 में 8.17% लोगों के साथ दूसरी मातृभाषा थी। 2011 में इसकी संख्या मामूली घटकर 8.03% बची। हालांकि पंजाबी इस दौरान 2.57% से बढ़कर 2.74% हो गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित देश के सभी अधिक आबादी वाले राज्यों में हिंदी प्रमुख भाषा है। जनगणना में हिंदी के तहत 65 मातृभाषाएं सूचीबद्ध हैं। इनमें भोजपुरी भी है, जो 5 करोड़ की मातृभाषा है। जनगणना ने तय किया है कि भोजपुरी हिंदी है। यदि हिंदी से अन्य भाषाओं को हटा दिया जाए तो भी आंकड़ा 38 करोड़ रहेगा। हिंदी बांग्ला के बाद तीसरे नंबर पर मराठी है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे ऊपर तेलुगु है। ये 6.7% आबादी की भाषा है। तमिल को 5.7% लोग बोलते हैं। कन्नड़ 8वें नंबर पर 3.6% लोगों की भाषा है। 40 साल में मातृभाषा के रूप में कन्नड़ बोलने वाले 101%, तमिल 83.14%, तेलुगु बोलने वाले 81.26%, मलयालम 58.8% लोग पढ़े हैं। केंद्र की 2 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी के साथ अंग्रेजी भी शामिल है। मातृभाषा के संदर्भ में भारत में 2011 में सिर्फ 2.6 लाख अंग्रेजी बोलने वाले थे और 8.3 करोड़ लोगों की ये दूसरी भाषा है। हमारे कुंभकर्णीय निद्रा में सोए तंत्र को कोरिया से सीखना चाहिए कि 8 करोड़ आबादी वाले इस देश में सारी उच्च शिक्षा उनकी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। इजराइल, जो कि मात्र 80 लाख की आबादी वाला देश है, वहां भी सभी उच्च शिक्षा संस्थान हिब्रू भाषा में संचालित हो रहे हैं और उनका स्तर विश्व में सबसे अच्छा है। दुनिया भर की रिसर्च बताती है कि जो छात्र गणित एवं विज्ञान अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, वो बाहरी या विदेशी भाषाओं में पढ़ने वालों की तुलना में अधिक मेधावी बनते हैं। बच्चे मातृभाषा में वैज्ञानिक अवधारणा को अधिक प्रभावी ढंग से ग्रहण करते हैं और इस प्रकार प्राप्त किए ज्ञान को व्यवहारिक जगत के साथ आसानी से जोड़ पाने में अधिक सक्षम होते हैं। हमारे यहाँ आधिकारिक रूप से 22 भाषाएं हैं और इन 22 भाषाओं में हमें विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए प्रयास करना चाहिए। कतालन स्पेस के एक क्षेत्र में लगभग 1.25 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। उस भाषा में स्पेन ने वहां के रहवासियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की है, लेकिन हमारे यहाँ 50 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी का तो फिर कहना ही क्या। दुनिया देख रही है कि आखिर भारत कैसे महाशक्ति बनेगा। क्या अंग्रेजी के सहारे? यदि ऐसा है तो शायद ये दिवा स्वप्न कभी सच ना हो पाए। क्या अपनी खुद की मूल भाषाओं के साथ? तो शायद वो भी महाशक्ति बन जाए। बी मूवी की शुरुआत में एक बात बोली गई है कि मधुमक्खी के पंख कमजोर होते हैं और उनके मुकाबले उसका शरीर बहुत भारी। मनुष्यों के हिसाब से तो इन पंखों से मधुमक्खी कभी उड़ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मधुमक्खियां उड़ती हैं क्योंकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य क्या सोचते हैं।